कल बोल दिए थे ना, इसीलिए। तो एक चीज़ मुझे सीखने को मिला इस बैच से कि कुछ भी करना है तो पहले नहीं बताना है, डायरेक्ट सुन लेना है, या डायरेक्ट जो भी करना है डायरेक्ट एक दिन बोल करके रखेंगे, कल होकर के स्टूडेंट गायब हो जाएगा, जो गायब होने वाला रहेगा। वैसे आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग तो आ गए, है ना? हाँ, तभी भी कर नहीं सुनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा, है ना? आज रहने दिया जाए, कल हम सुनेंगे, कल एक एक से खड़ा करके सबसे पूछेंगे हम, ठीक है? एक दिन का टाइम और है आपके पास। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं फिर से। वर्ड जो आपका चल रहा है उसको होल्ड पे रखे हुए हैं, और कल हम लोग सीखे थे ईमेल बनाना, ईमेल भेजना, ईमेल का पासवर्ड चेंज करना, और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखे थे उसमें, ठीक है ना? हाँ जी, तो चलिए कॉपी निकालिए और साथ ही साथ लिखना स्टार्ट भी करेंगे आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में सीखेंगे, और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, यानी कि कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे स्टोरेज वाला पार्ट भी कहते हैं, जहां पे आपके कंप्यूटर के अंदर में फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई फाइल रखने का काम करते हैं, तो वो सब जो है यूनिट के अंदर जाता है। स्टोरेज में जब फुल हो जाता है ना, तो वो आपका जैसे कि मेमोरी वगैरह सुने होंगे, रैम, रोम, ये सब सुने होंगे, एमबी, जीबी, टीबी का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वो सारी चीजें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है पहले छोटा सा थ्योरी लिख लेते हैं, जो कि जरूरी है आप लोगों के लिए। मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप। अब समझिए इसको, देखिए कंप्यूटर में जो है जो स्टोरेज, जो फाइल जमा होता है, रखा जाता है, वो एक यूनिट के अंदर होता है, और वो सारे यूनिट्स यहाँ पे दिखे गए हैं। ये जो आपको दिख रहा है कैपिटल बी से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं बाइट। और अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, तो ये होता है बीट। सबसे छोटा यूनिट होता है बीट, ठीक है ना? बीट को यहाँ पे बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बीट को, ठीक है ना? तो यहाँ पर दिया गया है 1 बाइट। याद रखिएगा दो चीज है, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। कैपिटल बी इट मीन्स की बाइट, और स्मॉल बी इट मीन्स की बीट, ठीक है? स्मॉल बी बीट, कैपिटल बी बाइट। तो यहाँ पर 1 बाइट यानी कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। जैसे में अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर में बात की जाए, इसका कहाँ पर क्या यूज है, तो कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, आप लोग सब जानते हैं, रैम और रोम। 2 चीजें होता है, आज उसको भी क्लियर करेंगे। तो रैम और रोम जो होता है, उसमें जब हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर में एक वर्ड अगर आप टाइप कर रहे हैं, सिर्फ एक लेटर टाइप कर रहे हैं ए, तो एक लेटर ए जैसे टाइप कीजिएगा ना, तो कंप्यूटर के मेमोरी में से 4 जो बिट होगा ना, ये 4 बिट वो कैप्चर कर लेगा इसमें। मतलब जितना चीज आप टाइप करते हैं, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि कितने बिट्स का आप यूज करते हैं कंप्यूटर में। हालांकि वो चीज दिखता नहीं है बाहर में, वो कंप्यूटर के अंदर होता है, वो बाहर नहीं दिखता है। तो फिलहाल इतना समझिए कि 1 बाइट इक्वल्स होता है 8 बिट्स, 1 केबी इक्वल्स होता है 1024 बाइट, 1 एमबी यानी कि 1 एमबी इक्वल्स होता है 1024 केबी। उसके बाद यहाँ पे 1 जीबी इक्वल्स होता है 1024 एमबी। अब यहाँ पे सबका फुल फॉर्म भी हम लिखवाएंगे अभी, फिलहाल में अभी समझिए। 1 टीबी इक्वल्स होता है 1024 जीबी, 1 टीबी इक्वल्स होता है 1024 टीबी, और 1 ईबी इक्वल्स होता है 1024 पीबी। उसी तरीके से 1 जेडबी इक्वल्स होता है 1024 ईबी, और 1 वाईबी इक्वल्स होता है 1024 जेडबी।
अब ये जो है सबसे छोटा यूनिट बीट होता है, बड़ा यूनिट इससे आगे भी जाता है। फिलहाल में इतना समझिए कितना यूनिट है। अब उसके बाद इसका कुछ फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया क्या, सब में 1024 ही क्यों है? अब में से किसी के पास इसका आंसर है? नहीं है। 1024 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि 8 का मल्टीप्लीकेशन 8 है ना यहाँ पर। अगर 8 का मल्टीप्लीकेशन तक जाएंगे तो 1024 जो है आ जाएगा। और दूसरा रीजन तो यह है कि अगर 1024 का हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो डेसिमल नंबर में नहीं आएगा, मतलब दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में जो यूनिट्स आएंगे वो दशमलव में नहीं आने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो है 8 का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, इस तरीके से जो है मल्टीप्लीकेशन है। इसीलिए मोबाइल का भी जो स्टोरेज आता है 8, 16, 32, 64 इस तरीके से यूनिट में आता है। 128, 256, 512 ऐसे आता है ना, तो वो यूनिट भी क्या होता है 8 के मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आता है, क्योंकि हमने बताया आपको 1 बाइट, मतलब 1 बाइट बनाने के लिए 8 बीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलेगा कुछ फुल, यहां पर है केबी, ये बाइनरी, मतलब ये हो गया आपका बाइनरी रहेगा, नंबर डिजिट रहेगा यहां पर। ये हो गया केबी, केबी को बोलते हैं किलो बाइट। एमबी को बोलते हैं मेगा बाइट। एक ही साथ लिखा है, यहां पे जगह थोड़ा कम बच रहा है। जीबी है, इसको कहते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट। टीबी है, इसको बोलते हैं टेराबाइट। टीबी है पेटाबाइट। नाम थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, ठीक है ना, लेकिन दिया हुआ है, ऐसे बनाया गया है। ईवी को बोलते हैं एक्साबाइट। जेडबी को कहते हैं जेटाबाइट। और वाईबी को कहते हैं योटाबाइट। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट। लेकिन सबसे छोटा यूनिट बीट, याद रखिएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बड़ा मजा आएगा बनाने में अगर मैथ आपका ठीक ठाक होगा तो, ठीक है ना। मैथ ठीक ठाक क्या होना, मतलब कैलकुलेशन आपका जोड़ घटा गुना भाग अगर सही होगा तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, और सीख भी जाइएगा। जब आप मोबाइल का रिचार्ज कराने जाइएगा ना तो कुछ अलग नंबर में बोलिएगा, नंबर जो बताइएगा वो सही होगा, लेकिन जब आप बोलिएगा तो सामने वाला चौंक जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, जबकि वो सही है। उसको नहीं पता होगा तो वो हैरान हो जाएगा। या मोबाइल लैपटॉप या कुछ भी खरीदिएगा तो उसका यूनिट बदल के बोलिएगा आप। हो गया, नोट डाउन कर लिए, मिटाएं इसको? नहीं, अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं। तो ये सारे यूनिट्स को कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। इसी पे कंप्यूटर का स्टोरेज वर्क करता है। मिटाएं इसको, ठीक है। उसके साथ साथ आज हम लोग दो चीज और समझेंगे, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। RAM और दूसरा है ROM। ये चीज आपने सुना होगा जरूर। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों का क्या मतलब होता है? आपके मोबाइल में दोनों चीज होता है, लैपटॉप में भी दोनों चीज होता है। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है, इसको टेम्परेरी
मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट चीजों को सेव नहीं करता है। जब आप किसी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, जब वो वर्क कर रहा होता है, जितना टाइम तक वर्क करता है वो सब रैम के प्रोसेस की वजह से वर्क करता है, रैम के ऊपर ही वर्क करता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो जो टेम्पररी चीजें दिखती हैं वहां पर, कोई भी चीज जैसे वहां पे दिख रहा है और जैसे वो चलता है, तो ये अभी चल रहा है रैम पर, जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, लाइट कटेगा, बंद हो जाएगा, तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपके द्वारा बनाया गया डेटा को या सूचना को सेव नहीं करता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमें टेम्पररी के रूप में दिखता है यहाँ पे। दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। ये इसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होता है एकदम। ठीक है ना, फिक्स मतलब क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कमांड्स देखे होंगे। कंप्यूटर बंद करने का कमांड है कि Alt+F4 बटन प्रेस करते हैं तो बंद होता है, ये फिक्स है, इसको बदला नहीं जा सकता है। Ctrl+C से कॉपी होता है, ये फिक्स है, कमांड दिया हुआ है पहले से। कंप्यूटर में कौन सा चीज कहां पे रखा हुआ है वो पहले से रखा हुआ है, ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है ना, या जैसे एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, तो सब जो काम करता है, जो ऑन करते हैं तो वो इस पे काम करता है, लेकिन जब ऑन नहीं करते कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं। जैसे कोई फाइल हम बना रहे हैं MS वर्ड का, और बनाने के बाद उसको कंप्यूटर के अंदर कहीं सेव कर दिए, तो जब सेव करेंगे तो चला जाएगा आपका रोम के अंदर में। ठीक है ना, लेकिन अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे, काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट कटा, बंद, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में आएगा। ठीक है, सिंपल समझिए कि ये जो है आपका टेम्पररी होता है, जो हम काम करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज दिखता है हमको टेम्पररी रूप में, वो आपका रैम के ऊपर काम करता है, और जो कंप्यूटर के अंदर पहले से फिक्स किया हुआ है, जो कमांड पहले से दिया हुआ है, वो सब रोम में आता है। ठीक है ना, चले इसे मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपसे। हालांकि और बढ़िया बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है, डिफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो आपको सीखना है मेन चीज वो सीख लीजिए, वो जरूरी है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपको दे दें कि बताइए कि 1 GB यानी कि 1 GB बराबर कितना MB होता है, तो जरा बताइए कितना MB होता है। अगर इससे पहले वाला जो भी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट लिखे हैं आप लोग थ्योरी में, MB GB KB का वैल्यू लिखे है ना, अगर वो याद हो जाएगा और वो देख लीजिएगा तो ये भी बन जाएगा। कितना होगा इसका, कितना, 1000? अरे कंफ्यूज हो गया, अरे सीधा सीधा यहाँ पे अभी लिखे है ना, 1 GB का वैल्यू होता है 1024 MB होता है, सीधा सी बात है। लेकिन अगर इसे बाय प्रोसेस में जाएंगे, बाय प्रोसेस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे समझिए। क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप क्वेश्चन अब आपका है, यहां पर दिया हुआ है 8, यहां पे दिया हुआ है 8 GB, और इसका लाना है आंसर आपको MB में, कि ये कितना MB इसका आंसर आएगा। 1 GB का वैल्यू पता हो जाएगा अगर, तो हम तो 8 GB क्या 1000 GB का भी पता कर लेंगे। कैसे, आइए तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, तो आप ये जानते हैं कि 1 GB का वैल्यू, 1 GB का वैल्यू कितना जानते हैं, 1024 MB है। ये तो आपको पता है कि यूनिट आप लिख चुके हैं। तो जब 1 GB का वैल्यू पता हो जाएगा, तो चाहे यहाँ पे 8 GB दिया हुआ है या 16 GB दिया हुआ है या 116 GB दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से, तो नहीं आ जाएगा आंसर। तो वही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, इसको वापस लाएंगे 1024 को, और यहाँ पे 1 GB का वैल्यू था, अब यहाँ पे 8 GB का वैल्यू आ रहा, तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 16, 1 और 8। क्या ये सही है, देख लीजिएगा। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 या 24, 8 9 16 3। अच्छा हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये ठीक। अब ये हो गया 8192 MB, ये इसका आंसर आया बाय प्रोसेस। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। समझ में आया, ये एक बार फिर से समझाए, एक बार फिर से। मुझे पता है कि आप लोगों में से थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, तो समझिए, मिटा करके फिर से बनाए क्या।
ऐसे बता देते हैं। ये तो पहले से थोड़ा सा यूं था, बना लिया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 GB और इसका आंसर निकालना है MB में। MB में इसका आंसर निकालना है तो हमको पहले पता होगा, जैसे 8 GB है ना, अगर यहाँ पे आपको 1 GB दिया हुआ रहता तब तो आराम से बता देते 1024, लेकिन 1 GB के अलावा यहाँ पे कर दिया 8 GB, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो 8 GB यहाँ पे दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं 1 GB का जो हमको पहले पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 GB बराबर 1024 MB होता है, इतना पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 GB का वैल्यू जो पता हो गया, इसमें से 1 GB का वैल्यू पता हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे 8 GB दिया है तो 1024 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 12 GB दिया हुआ रहेगा तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 16 दिया हुआ रहेगा तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब में सेम रहेगा। जब तक ये MB यहाँ पे GB है तब तक ये MB इसका यहाँ पे आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? 2-4 क्वेश्चन कीजिए और क्लियरिटी आ जाएगा आपके अंदर। 2-4 क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए, बना कर दिखाइए तो जरा। इसको नोट कर लिए हैं? नोट कर लीजिए। प्रोसेस कैसे समझिएगा, बाय प्रोसेस हम चेक करेंगे। बनाइए तो जरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके दिखाइए कितना आंसर आ रहा है तुमका। आराम से बनाइए। देखिए एकदम आसान है। करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 MB, 7 MB दिया हुआ है। इट मीन्स कि पहले 1 MB का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उस जितना आएगा 1 MB का वैल्यू उतना को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 7168। सही है? 7168 इतना आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 16 मल्टीप्लाई 1024, क्या इतना आंसर है? 16,384। सही तो है, 7168 ठीक तो है आंसर। गलती हो गई आपकी, गलती आपका है वो सही कीजिए। अब ये इसका आंसर देख लीजिए, इसका भी तो सही है 16,384, ये भी सही है। तीसरा नंबर पे आते हैं 18,432, ये इसका राइट आंसर है। हाँ 32768। वन 31072। कितने लोगों का कितना सही हुआ? सब सही। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 GB, ये दिया हुआ है और इसको निकालना क्या चीज में है, MB में इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, 12 GB दिया हुआ है ना। छोटे उस बैंक के सभी लोग समझेंगे, कंफ्यूजन आप लोगों को तो समझ रहा है। 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है या 116 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाना है, 12 को भूल जाना है और लिखना है, क्या लिखना है, वी नो दैट। या आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, हिंदी में आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं, तो जीबी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 GB का वैल्यू कितना होता है, 1024 MB में होता है। इतना तो पता है ना आपको। तो जब 1 GB का वैल्यू पता हो जाएगा तो फिर 12 रहे 15 रहे कुछ भी रहे मल्टीप्लाई करके ले आएंगे इसका आंसर। तो इसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 GB का वैल्यू 1024 आया है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 1024 मल्टीप्लाई 12 जो आएगा उसका राइट आंसर होगा।
जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 12,288। हाँ, ये था छोटी आंसर। अभी समझ में आया या नहीं आया? अब और कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। टाइम तो अभी है, आधा घंटा और है, लेकिन इसी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्यूटर पे भी लिखना है, आना है, ठीक है ना? एक काम करें, घर के लिए क्वेश्चन दे दे। लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अजय, बाइट है, बी का मतलब बाइट। खोजिए क्या है। आपने नोटिस किया यहाँ पे एक स्टेप है, यानी कि केबी से ऊपर एमबी, एक स्टेप बैक आना है। लेकिन इसमें क्या है, केबी के बाद एमबी और एमबी के बाद जीबी, 2 स्टेप। यहां पर भी वही है। ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो कल तो हम बताएंगे फिर, ठीक है? नीचे जाइएगा, पहले क्लास कर लीजिए ना। एमएस वर्ड 2 दिन से पेंडिंग में है। थोड़ा सा 10 मिनट का क्लास और ले लेते हैं एमएस वर्ड में, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि एमएस वर्ड एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसे सीखना जरूरी है। ये घर का होमवर्क है, कल चेक करके आइएगा, बना करके आइएगा, ठीक है ना? अच्छा, एमएस वर्ड में कहां तक बता चुके हैं, कोई बताएगा? पैराग्राफ्स ग्रुप। पैराग्राफ्स ग्रुप में यहाँ पे पहला ऑप्शन है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज कैसे करते हैं? पहले हमारे पास कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, तो टेक्स्ट लेने के लिए हम शॉर्ट रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। बुलेट्स का यूज या तो स्टार का सिंबल, हैश का सिंबल, नंबरिंग या अल्फाबेट्स का यूज करने के लिए करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और ये सारा का सारा जो है आपको नया का नया मिलेगा। क्लिक करेंगे, देखेगा जो है ना यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बन जाएगा, तो उसको कहते हैं बुलेट्स। कभी भी चेंज करने का मन हो, सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से नया चेंज कर लीजिए, देखेंगे एक नया बुलेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? या इसकी जगह पे कोई और, ये क्या दर्शाता है पता है? ये पैराग्राफ को दर्शाता है कि कितना पैराग्राफ है। जैसे यहां से यहां तक जो है एक पैराग्राफ है, कमीन, यहां से यहां तक दूसरा पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ, फिर यहां से लेकर के यहां तक तीसरा पैराग्राफ है। तो इस तरीके से पैराग्राफ को दर्शाता है यहाँ पर। चलिए, इसे हम यहाँ पे ये नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करना है, तो फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ, यहाँ पे जो पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा नंबरिंग, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है नंबरिंग अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा नंबरिंग। फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे रोमन में मिलेगा, कैपिटल अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है, विथ ब्रैकेट, सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। जैसे जैसे आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे टाइप करने के बाद, ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर वो बुलेट्स अप्लाई होता चला जाएगा। जो कुछ भी टाइप करके एंटर बटन दबाइएगा, अगला पैराग्राफ, अगला जो नंबरिंग होगा वो आ जाएगा। फिर से सिलेक्ट करेंगे। अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, यहाँ से क्लिक करके और नन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यह जो है, यह भी मल्टीपल्स है, यहाँ पे ये भी लिस्ट बनाने का ही काम किया जाता है, लेकिन उसी में कहते हैं ना, फर्स्ट का ए का फिर बी, ए का फर्स्ट, उस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज करके बना सकते हैं, हेडिंग कर दे करके। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज का मतलब क्या होता है भाई? तो चलिए समझते हैं इसको। पहले जूम आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो डिक्रीज इंडेंट मिल रहा है, ये अभी क्लिक करने पर कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये डिक्रीज है। पहले हम इसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये दिखेगा इंक्रीज होगा। मतलब जो कुछ भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ रहेगा पेज पर, वो राइट साइड में अरेंज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वो नीचे तक चला जाएगा पूरा, दूसरे पेज, तीसरे पेज या चौथे पेज तक चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीज। फिर वापस से मुझे यहाँ पे डिक्रीज करना है। डिक्रीज पे जब क्लिक करेंगे, ये वापस से अपने जगह पर नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद यह जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कि बहुत सारा नाम लिखा होता है, किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है, किसी का नाम बी से स्टार्ट होता है, किसी का नाम सी से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट के हिसाब से अगर यहाँ पे मुझे अरेंज करना है, तो उसको यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल ए हो जाएगा,
इस पे क्लिक करेंगे शॉर्ट बाय पे, और यहाँ से जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन है। अगर नंबरिंग रहेगा तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग को भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डेटा लिखा हुआ है और उसे अरेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। तो पहले जो भी टेक्स्ट होगा मतलब उल्टा अप्लाई हो जाएगा, पहले Z से स्टार्ट होगा, फिर Y, फिर X, इस तरीके से अल्फाबेट के हिसाब से अप्लाई होता है। सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी फिलहाल में वही है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं पहले वाला जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। यह जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी टेक्स्ट अभी हमारा है वो सब पहले लेफ्ट साइड से बराबर किया गया है। लेफ्ट साइड बराबर देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट साइड से बराबर है। तो यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए करेंगे, लेफ्ट तो ऑलरेडी है, अगर हम यहाँ से सेंटर करते हैं तो ये सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल, सेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा राइट, तो कंट्रोल प्लस आर, ठीक है ना, या फिर आप आर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पहले राइट साइड बराबर होगा, है ना, टेक्स्ट होगा पहले राइट साइड बराबर होगा। उसके बाद सेंटर कर दिया। अब मुझे करना क्या है, ये साइड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, आइए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर करना है। क्या देख रहे हैं आप, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, नहीं नहीं बराबर, तो हम फिर से कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ इस ऑप्शन को कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे कर सकते हैं आप, ठीक है ना, या नहीं तो ये पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों ही साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों देखिएगा, दोनों साइड इक्वल नहीं होता तो कैसा दिखता है, देखिए तो कैसा दिख रहा है यहाँ पर, और जस्टिफाई जैसे करते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाता है बराबर। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं इसको कहते हैं यहाँ पे लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें दो लाइन के बीच का स्पेस, यहाँ पे जो दो लाइन है इस दो लाइन के बीच का स्पेस बहुत ही कम है, अगर इसे बढ़ाना है क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन रहेगा आपका। सेलेक्ट करेंगे पहले तो दोनों लाइन को, पैराग्राफ ग्रुप में लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1.0 है, फिर उसके बाद 1.15 है, उसके बाद 1.5 है। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ना वैसे जैसे लाइन स्पेस बढ़ेगा, देखिएगा वहां पर 2.0, 2.5, 3.0। क्या क्वेश्चन आया था ना, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे, आपका लैब में तो आया था ड्यूटी योरसेल्फ में, फाइनल एग्जाम में भी रहेगा क्वेश्चन, कहेगा 2.5 करने के लिए लाइन स्पेस, तो वही करना है। पैराग्राफ का नाम बताएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेस में और 2.5 तो 2.5 पे क्लिक कर देंगे, देखिए लाइन स्पेस बढ़ गया, ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है कि जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके चेंज कर देगा। शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एरो पे, यहां से कलर को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ है जितना हमने सेलेक्ट किया है। उसके साथ अगर मुझे यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, लाइन स्पेस को 1.0 कर देते हैं। अगर मुझे इसे बॉर्डर के अंदर डालना है, जैसे कि यहाँ पर जो है इस बॉर्डर के अंदर इसको डालना है वो चीज को, तो जितना को बॉर्डर के अंदर डालना है उसको पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे करेंगे, एरो पे क्लिक। यहाँ से बॉटम बॉर्डर है, नीचे वाला बॉर्डर अप्लाई होगा, सिर्फ टॉप बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर अप्लाई होगा, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर है, और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। जितना आपने सेलेक्ट किया वो टेक्स्ट बॉर्डर के अंदर आ गया, जितना आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक बॉर्डर के अंदर। इस तरीके से अगर हटाना होगा तो फिर से सेलेक्ट बॉर्डर और नो बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद यह इसे तो कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। उसके बाद आज स्टाइल ग्रुप को भी खत्म करते हैं, एडिटिंग ग्रुप को भी खत्म करते हैं, क्योंकि कल नया प्रोजेक्ट और इंसर्ट टैब दोनों स्टार्ट करेंगे साथ में। तो ये जो है आपका यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ हेडिंग वगैरह बनाने के लिए या टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ से चेंज करते हैं लगभग वैसा ही वहां पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। हेडिंग वगैरह देने के लिए ये है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये से क्वेश्चन आता नहीं है फाइनल एग्जाम में, ये रहेगा फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना।
अब मान लीजिए, माने क्या, इसमें तो होगा ही, इसमें से मुझे खोजना है नेक्स्ट, NEXT, इतना सारा टेक्स्ट में हमको खोजना है नेक्स्ट, कहां पर लिखा हुआ है। अगर हम माउस लेकर के खोजने के लिए बैठे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे हमको एक समय एक क्लिक में पता चल जाए। तो यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा, सर्च करना है जो चीज आप खोजना चाहते हैं, जैसे NEXT, नेक्स्ट टाइप किया करेंगे तो ये दर्शाएगा, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब खोजते हैं यहाँ पे THE, देखिए बता रहा है इतने सारे जगह पे। अगर मुझे किसी का नाम खोजना है, जैसे खोजते हैं यहाँ पे सोनी, नहीं बता रहा है क्योंकि सोनी है ही नहीं, इसमें नाम लिखा हुआ है कहीं पे नहीं है। Y को U खोज के देखते हैं, YOU, U दिखा रहा है, कितना सारे जगह पे है, इतना सारा दिखा रहा है। तो इससे आपको खोजने में आसानी हो जाती है, फाइंड करने में। यहाँ पर रिजल्ट भी दिखाता है, 17th जगह पे आपका U लिखा हुआ है। अब ये तो समझ में आ गया फाइंड का उपयोग। उसके नीचे में है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। यहाँ पर रिप्लेस का मतलब क्या है, बदलना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है U, जहां पर भी U लिखा हुआ है, मान लीजिए वहां पर U नहीं होना चाहिए, वहां पर सोनी होना चाहिए या किसी का नाम या कोई अदर टेक्स्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, पहले तो फाइंड वर्ड में बताना होगा कि क्या खोजना चाह रहे हैं। तो मुझे खोजना है U, और U को क्या चीज में बदलना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सोनी, टाइप कर दिए। अब इसको कर देते हैं रिप्लेस ऑल। देखिए रिप्लेस का मतलब होता है एक जगह पे बदलेगा, रिप्लेस ऑल का मतलब सारे जगह पे चेंज, एक बार में ही सब चेंज, वन टाइम में क्लिक किया, अब सब जगह पे चेंज हो गया। जहां पर भी U लिखा हुआ था ना, अब U नहीं दिखेगा। चलिए खोज के दिखाते हैं U। फाइंड पे क्लिक किए और यहाँ पे U टाइप किए, U दिख रहा है कहीं पे, इसमें दिखा रहा है कहीं पर, क्योंकि है ही नहीं, बदल दिए हम उसको। अब U नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, सोनी मिलेगा ना। दिखा रहा है, तो इससे आप बदल सकते हैं। ये काम कहां पर आएगा, जब आप ऑफिस में कोई काम करेंगे और मान लीजिए बाय मिस्टेक किसी का नाम बहुत सारे जगह पे लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो क्या आप सारे जगह पे मिटा करके फिर से लिखेंगे उसको, नहीं करेंगे। वहां पर इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए सोनी लिखा हुआ है, सोनी नहीं लिखा होना चाहिए था, वहां पे लिखा होना चाहिए था सोनू, ठीक है ना, या क्या नाम है, गौतम लिखा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक एक करके मिटाने तो जाएंगे नहीं, से टाइम लॉस होगा हमारा। तो यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फाइंड वर्ड में सोनी टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ में यहाँ पे टाइप कर देंगे गौतम। टाइप करने के बाद रिप्लेस ऑल, और अब जो है सोनी भी नहीं दिखेगा, अब वहां पर दिखेगा गौतम। देखिए दिख रहा है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। उसके नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट। जिस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं माउस से, उसी तरीके से कंट्रोल A कर सकते हैं, उससे भी होता है। या नहीं तो एडिटिंग ग्रुप में जो ऑप्शन है सेलेक्ट का, इस पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे में है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई पिक्चर या कोई शेप, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप जब क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है ही नहीं, वो तब इंसर्ट टैब में जाइएगा तब समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसका सेलेक्ट ऑल मतलब दोनों चीज सेलेक्ट हो जाएगा। और बाकी तो है यहाँ पे ये सब। कल हम लोग नया टैब स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट टैब, ठीक है ना। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने लोगों को क्लास समझ में नहीं आता है? सबको आता है? क्या कुछ सीखे भी हैं यहाँ पे आकर के, या ऐसा ही हम बोलते जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं और बोलते ही जा रहे हैं, है ना। तो अब काफी हद तक डू इट योरसेल्फ तो बनाने लगते होंगे आप लोग। डू इट योरसेल्फ बन जाता है, बना ना। पहले सोचिए, आप पहले दिन जब आए थे तो कितना प्रॉब्लम होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। आज आप इस लेवल तक आ गए हैं कि आपको डू इट योरसेल्फ खुद से क्वेश्चन बनाने आ गया है। जो भी बने, लेकिन बनाने तो है ना, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद तो अभी 2 चीज और बचा हुआ है। उसके साथ ही साथ हम लोग इंटरनेट वेबसाइट भी स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट वेबसाइट में और भी बहुत कुछ अप्लाई करना सीखेंगे। तो क्या समझ में आता है क्लास आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? आता है?
झूठ नहीं बोलिएगा मेरे सामने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लिया कीजिए, नहीं तो क्लास खत्म होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि हम सीख ही नहीं पाए। इसमें एक प्रिया ज्योति आती है, आज नहीं आई है, आज नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि शायद उसको समझ में नहीं आता है क्लास, इस वजह से भी, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं समझ में आए पूछ लिया कीजिए, मेरा पर्पस सिलेबस खत्म करना नहीं है, आपको सिखाना है, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट क्लास में आपसे, क्या आप इस क्लास से खुश हैं कि नहीं, ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, जा सकते हैं।